हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। बेटा कल जो क्वेश्चन दिया आप लोगों से हो गया या बताऊं उसको? कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसको बताना है या आगे चलें? किसी को अगर कोई डाउट है तो बोल जाओ। किसी को डाउट है तो बोलो फटाफट, जिसको डाउट है वो बोलो। हो गया था क्या? देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। NO2 माइनस में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर आया होगा, NO2 पर एक, और NO2 प्लस में कोई भी लोन पेयर नहीं आया होगा। तो आपको याद है मैंने एक पॉइंट लिखा था, लोन पेयर मोमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट, याद है? NO2 प्लस में तो लीनियर स्ट्रक्चर बन जाएगी, है ना बेटा? है ना? चलिए, अब बच्चों आज से अपन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए बच्चों, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। हेडिंग डालो, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस समझते हैं बच्चों? अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बोलते हैं बेटा अपन, है ना? अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में लगे उनको बोलते हैं। तो बच्चों ये टू टाइप्स के, दो टाइप के बच्चों ये, ठीक है ना? दो टाइप के कौन कौन से हैं? दो टाइप के कौन कौन से हैं ये देखो। एक तो है बच्चों नंबर 1, वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स, दैट इज VWAF। और एक है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़िएगा। अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये बहुत काम आते हैं बेटा, ध्यान रख लेना, ठीक है ना? तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, आप हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, अट्रैक्शन फोर्स, वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स। वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स लिखिए, वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स में लिखो, लिखिए इट इज वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, इट इज वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, है ना? बच्चों ये ध्यान रखना, ये नेचर का सबसे वीक फोर्स होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नेचर का सबसे वीक फोर्स होता है। इट इज वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, ठीक है? आगे लिखो बच्चों, आगे लिखो, इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन डाइपोल फॉर्मेशन टेंडेंसी, डाइपोल फॉर्मेशन टेंडेंसी of a molecule, of a molecule or an atom. It depends upon, it depends upon dipole formation tendency of a molecule or an atom. आगे लिखो, dipole formation tendency, dipole formation tendency is known as, dipole formation tendency is known as polarizability, polarizability. Dipole formation tendency is known as polarizability, ठीक है ना? तो
अब देखिए बच्चों सुनिए, अपने को ये पोलराइजिबिलिटी क्या, इसको मैं आप लोगों को समझाता हूं बेटा, ठीक है ना। ये पोलराइजिबिलिटी क्या है, इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। सुनिए बच्चों, देखो, मान लो मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल या एटम समझो, ये बच्चों इसकी न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसकी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है बच्चों, बताओ। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब देखो बच्चों, न्यूक्लियस को मैं पॉजिटिव बोल सकता हूँ और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मैं नेगेटिव बोल सकता हूँ क्या, पहले तो ये बताओ। न्यूक्लियस को मैं पॉजिटिव बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मैं नेगेटिव बोल सकता हूँ, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चों, अगर ये इस तरह से देखो बेटा, ऐसे अरेंज हो जाए, कैसे कि न्यूक्लियस एक साइड आ जाए और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक साइड चले जाए, है ना। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मान लो एक साइड आ जाए इस तरह से। तो मुझे बताओ, इस तरह से होने से क्या हुआ, क्या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ क्या, ये पिक्चर बन गई है, इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो ये बन गया नेगेटिव चार्ज और ये बन गया पॉजिटिव चार्ज, बन गया क्या, बोलो बच्चों। इसी को अपन डाइपोल बोलते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं, समझ में आया। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, डाइपोल बनाने का मतलब एक तरह से आप मॉलिक्यूल को डिस्टॉर्ट कर रहे हो ना, एक तरह से मॉलिक्यूल को आप डिस्टॉर्ट कर रहे हो ना, आपके पास स्फेरिकल, आप उसको ऐसे कंप्रेस करके कर रहे हो। अब मुझे बताओ बच्चों, डिस्टॉर्ट करना किसको इजी होगा, जिसका साइज छोटा है, स्मॉलर साइज या लार्जर साइज, इससे डाइपोल बनाना इजी होगा, स्मॉलर साइज से या लार्जर साइज से, बोलो बच्चों। देखो, हमेशा लार्ज साइज से डाइपोल बनाना इजी होगा, है ना, जितना साइज बड़ा होगा उससे इजी होगा ना। क्योंकि स्मॉल साइज में तो प्रॉब्लम क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो न्यूक्लियस से काफी अट्रैक्ट रहेंगे, ठीक है ना। पास में समझ में आई बात। तो हमेशा लार्ज साइज से बनाना, तो समझ में आ गया, तो बात समझ में आएगी, ये बात समझ में आई। ये जो टेंडेंसी है ये इस तरह से जो डाइपोल बना रहे, इसको अपन बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी, समझ में आ गया। पोलराइजिबिलिटी मतलब पोल्स का बनना। तो आगे लिखो बच्चों, लिखो, लिखो बच्चों, लिखिए, डाइपोल फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन size and surface area, size and surface area of given particle. Dipole formation depends upon size and surface area of given particle. बच्चों, ये समझ में आया आप लोगों को, यहां तक की बात समझ में आई आप लोगों को। अब देखो बच्चों सुनो, अब क्या है कि वैंडरवाल अट्रैक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, देखो बच्चों क्या, साइज के वैंडरवाल अट्रैक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया। वैंडरवाल अट्रैक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, एंड वैंडरवाल अट्रैक्शन फोर्स होता है सरफेस एरिया के। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि वैंडरवाल अट्रैक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। भाई सिंपल सी बात है, जिसका साइज बड़ा होगा उसका एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास भी तो बड़ा ही होगा ना, बोलो बच्चों। बात समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ रहे हैं आप। जिसका साइज बड़ा होगा, नो डाउट उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास भी तो बड़ा ही होगा ना। ये समझ में आया, ये समझ में आया बच्चों, बोलो। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, अब अपन इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे।
मैं कुछ एग्जांपल से इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। एग्जांपल से इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना बच्चों। एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। ये लिया बच्चों ने, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। ठीक है, मैंने लिया वन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स। बताइए बच्चों, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? हाइड्रोजन का मोलर मास 2 हुआ, 28 हुआ, 32 हुआ, 71 हुआ। तो आप बताओ बच्चों, किस में मैक्सिमम होगा वन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स? श्वेत कालरा किस में मैक्सिमम होगा भाई? श्वेत कालरा बताओ, श्वेत कालरा जी बताओ। बोलो बच्चों, इसमें होगा। अब देखो बच्चों, मान लीजिए मैं अगर आपके सामने ये लेता हूं, देखो F2 Cl2 Br2 I2। अब कोई नहीं बताएगा बच्चों। श्वेत कालरा बताओ, आप बताओ बेटा। श्वेत कालरा सुन रहा है? श्वेत कालरा। हाँ भैया, किसमें होगा मैक्सिमम? आयोडीन में होगा बच्चों। होगा। ठीक है बच्चों, ये दोनों गैसेस फेज में मिलते हैं नेचर में, पता है क्या? ये आपको पता होगा, एकमात्र नॉन मेटल है जो लिक्विड फेज में मिलता है, और ये जो है वो सॉलिड फेज में मिलता है। अरे कालरा जी, कुछ तो रेस्पॉन्स दो बेटा जी, ऐसे मत करो यार। चलो ये बताओ, देखो बच्चों ये N2 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 28। ठीक है, ये P4 है, इसका था 124। बताओ बच्चों, किसमें वन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा? N2 एंड P4 में। बहुत सिंपल है यार, देखो वैल्यू साथ में लिख रहा हूं, इससे ज्यादा आपको क्या बताना है। अच्छा बच्चों, नाइट्रोजन आपको नेचर में गैसियस फेज में मिलता है, ये आपको सॉलिड फेज में मिलता है। समझ में आ गया ऐसा क्यों? समझ में आ गया ऐसा सॉलिड फेज में क्यों मिलेगा? रीजन बड़ा सिंपल है कि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास काफी ज्यादा है ना? आगे आओ बच्चों, देखो सुनो, O2 32 और S8, ये 32 इंटू 8, 256। आप बताओ बच्चों, इनमें किसका ज्यादा होगा? बोलो। बहुत सिंपल सी बात है, S8 का होगा। आपको पता होगा ये गैसियस फेज में मिलता है, ये सॉलिड फेज में मिलता है। मिलता है क्या? कंफर्म? फिर देखिए बच्चों, ये जो बात आप पढ़ रहे हो ना बच्चों, ये दोनों बातें ये 12th में है। ये दोनों बातें बच्चों 12th के अंदर है। 12th का एक टॉपिक है पी ब्लॉक। 12th का एक टॉपिक है बच्चों पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में ये बात आपको मिलेगी बच्चों, कंफर्म मिलेगी। अगर आपने पी ब्लॉक पढ़ोगे तो आपको ये बात वहां पर पक्का मिलती है। ठीक है ना? देखो बच्चों सुनो, मैं आपको एनसीईआरटी दिखा रहा हूं। एनसीईआरटी में देखो, मैं आपको लाइनें देखना, यहाँ देखना बच्चों, यहाँ क्या लिख रहा है देखो, द लार्ज डिफरेंस between the melting and boiling point of oxygen and sulfur may be explained on the basis of their atomicity. Oxygen exists as dimeric molecule O2, whereas sulfur exists as polyatomic molecule S8। यहाँ देखो बच्चों, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। अरे बच्चों, ये 12th की एनसीईआरटी है मेरे हाथ में। चलिए
अब बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे ये बोलूं हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडॉन, बताओ बच्चों क्या होगा? इसका साइज सबसे बड़ा रेडॉन है, कंफर्म। ये हो गया बच्चों। और क्या कह सकते हैं बच्चों, बताओ? मैं ऐसा कह सकता हूं कि एटॉमिक मास राइज हो रहा है, तो वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स राइज करेगा। वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स राइज करेगा तो बीपीएमपी भी राइज करेंगे। बीपीएमपी भी राइज करेंगे, ठीक है ना बच्चों? समझ में आ रहा है? बीपीएमपी भी राइज करेंगे और सोल्युबिलिटी इन वाटर ये भी राइज करेगी। सोल्युबिलिटी इन वाटर ये भी राइज करेगी। किसका डाइपोल बनाना इजी होगा, बताओ? किसका डाइपोल फॉर्मेशन सबसे इजी होगा? रेडॉन का होगा ना। रेडॉन का डाइपोल फॉर्मेशन सबसे इजी होगा। तो डाइपोल बन जाएगा तो वो वाटर के साथ आराम से इंटरेक्ट कर पाएगा ना। रेडॉन का अगर हो जाएगा तो वो वाटर के साथ इजीली इंटरेक्ट कर पाएगा ना। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए अब अपन आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये बताओ H2 D2 T2, ये जानते क्या बच्चों? H2 D2 T2 ये जानते हैं आप लोग? ये आइसोटॉप है बच्चों हाइड्रोजन की, है ना? इसमें इसका ज्यादा आएगा, आएगा ना बच्चों? कंफर्म? आपको क्लियर है? ठीक है। अच्छा बच्चों ये बताओ, मेरे पास ये बच्चों, ठीक है, फिर मेरे पास ये है, फिर मेरे पास ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इस तरह से है। तो अब बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई में आया हुआ है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया हुआ है भैया। हाँ वेरी गुड। फर्स्ट वन मैक्सिमम होगा, क्यों होगा बच्चों? क्योंकि देखो सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? फर्स्ट का सरफेस एरिया मैक्सिमम है, चेक करो। देखो देखो बच्चों, फर्स्ट को अगर मैं देखूं तो ये कुछ इस तरह से है बच्चों, है। और जो लास्ट वन है वो कुछ इस तरह का बच्चों, स्फेरिकल है क्या? फर्स्ट वन आपका, देखो ऐसे समझो बच्चों, सपोज ये ब्रिक है मेरे पास, है ना? दो ब्रिक्स को अगर आप ऐसे रखोगे, अगर टू ब्रिक्स को ऐसे रखोगे तो बोलो बच्चों यहाँ क्या होगा? यहाँ देखो इनमें जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा ना। दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन, दो ब्रिक के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अच्छा बताओ, यहाँ अगर मैं इस तरह से लेता हूँ, देखो देखो यहाँ बहुत कम पार्ट टच कर रहा है, दिख रहा है आपको? सिर्फ इतना सा पार्ट टच कर रहा है। तो बताओ बच्चों, ज्यादा बेटर पैकिंग कहाँ होगी, यहाँ होगी या यहाँ होगी? बताओ, सोचो आप। फर्स्ट में होगी ना बच्चों, देखो काफी ज्यादा सरफेस एरिया एक दूसरे को टच कर रही। बोलो बच्चों, अपन क्या बोलेंगे? मोर क्लोज पैकिंग, है कि नहीं? पैकिंग बहुत अच्छी है ना बच्चों? अरे पैकिंग बहुत अच्छी है ना, बोलो बच्चों। समझ में आ गया क्या? अरे घर बनाते टाइम अपन ऐसी ब्रिक्स काम में लेते हैं, ऐसी काम में लेते हैं क्या? अपन स्फेरिकल ब्रिक काम में लेते, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट ही नहीं होगी तो बहुत जल्दी आपका घर नीचे आ जाएगा। चलिए अब बच्चों एक बताओ मुझे आप, मैं अगर आपसे पूछूं, देखो बच्चों हाइड्रोजन
और ये हीलियम। इन दोनों में बताओ बच्चों बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? हाइड्रोजन एंड हीलियम, इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा बच्चों बताओ? बच्चों देखो सुनो, आपको याद है क्या मैंने हीलियम का तो बोला था मिनिमम इन पीरियोडिक टेबल होता है, याद है? हीलियम का मैंने कभी आपको बताया था कि मिनिमम इन पीरियोडिक टेबल, मैंने कभी ये बात आपको बताई थी? देखो बच्चों, हाइड्रोजन का होता है 20 केल्विन, इसका होता है 4.2 केल्विन, यानी हाइड्रोजन का ज्यादा है। अब बच्चे के दिमाग में ये आता है कि सर हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास तो सिर्फ 2 ही आ रहा है, इसका मोलिकुलर मास तो सिर्फ कितना आ रहा है, पर मोल, और इसका कितना आ रहा है, 4 ग्राम पर मोल। फिर ऐसा क्यों? फिर ऐसा क्यों? देखो बच्चों बात सुनो ढंग से, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा मेरी बात को, ठीक है? हाइड्रोजन जो है ना बच्चों, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है क्या? और ये क्या है बच्चों? मोनो एटॉमिक है, ठीक है? अब एक चीज बताओ बच्चों, पोलराइज करना किसको इजी होगा, डाई एटॉमिक को या मोनोटॉमिक को? सोचो, देखो ये दो फ्रेंड है, दो फ्रेंड है मान लीजिए, तो इनमें से बच्चों इसको पोलराइज करना इजी होगा ना? आप एक फ्रेंड को थोड़ा सा कुछ उल्टी सीधी बातें कहो, हो सकता है वो इससे लड़के आपके पास आ जाए, आ सकता है ना? अगर ये दो फ्रेंड है, आपने किसी को थोड़ा बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला, हो सकता है उसको छोड़ के आपकी तरफ आ जाए, पोलराइज हो गया मामला, पोलराइज हो गया ना? अरे पोलराइज हो गया ना, बोलो बच्चों। सपोज ये एक ही बंदा है, अब एक बंदे को पोलराइज कैसे करोगे बताओ? एक बंदे को पोलराइज कैसे था, नहीं कि यहाँ तक मेरी तरफ आ जाए और बाकी चला जाए, तब नहीं हो सकता ना? अरे ऐसा हो सकता है क्या? तो समझ में आ गया मामला? तो पोलराइज करना किसको इजी होगा बच्चों बताओ? पोलराइज करना किसको इजी होगा? H2 को ना? तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो लिख लीजिए बच्चों, लिखिए, हाइड्रोजन कैन बी पोलराइज्ड इजीली, हाइड्रोजन कैन बी पोलराइज्ड इजीली, हाइड्रोजन कैन बी पोलराइज्ड इजीली देन हीलियम, देन हीलियम। हाँ भाई, हो गया बेटा? हो गया बच्चों? चलिए बच्चों, अब आप हेडिंग डाल लीजिए, अब आप हेडिंग डाल लीजिए, टाइप ऑफ वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स, टाइप ऑफ वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स, टाइप ऑफ वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स। देखो बच्चों सुनो, बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं बच्चों, डाइपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल कितने टाइप के हो सकते हैं बताओ? डाइपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप के, कौन कौन से बताओ? कौन कौन से? पोलर और नॉन पोलर, दो ही टाइप के हो सकते हैं ना, पोलर एंड नॉन पोलर, है ना? देखो डाइपोल मोमेंट के दो दो टाइप हो सकते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर, है ना? अब देखो बच्चों, पोलर पोलर के बीच में, पोलर नॉन पोलर के बीच में, एंड नॉन पोलर नॉन पोलर के बीच में, पोलर पोलर के बीच में, पोलर नॉन पोलर के बीच में, एंड नॉन पोलर नॉन पोलर के बीच में। तो हमें तीन टाइप पढ़ने, ठीक है ना? तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो नंबर 1, डाइपोल
डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, या इसी को बोलते हैं बच्चों कीजम फोर्स। क्या बोलते हैं? कीजम फोर्स, जिस साइंटिस्ट ने बताया था। ठीक है, तो देखो बच्चों, डाइपोल डाइपोल ये अपन किन के बीच में लगता है बच्चों? ये लगता है, देखो बेटा सुनो, अमंग पोलर मॉलिक्यूल्स, अमंग पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल किनको बोलते हैं बच्चों बताओ? पोलर मॉलिक्यूल किनको बोलते हैं? जिनका म्यू जीरो नहीं हो, म्यू नॉट जीरो। ठीक है ना, म्यू नॉट जीरो। ठीक है ना। अब देखो बच्चों सुनो, जैसे अगर मैं बोलूं कि मान लो मेरे पास ये देखो डाइपोल है बच्चों, ये प्लस ये माइनस है ना, फिर ये माइनस ये प्लस है, प्लस माइनस, माइनस प्लस। दिख रहा है बच्चों? देखो ये डाइपोल, ये भी डाइपोल, तो डाइपोल डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन है कि नहीं है? डाइपोल डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन है कि नहीं है? देखो प्लस माइनस माइनस प्लस अट्रैक्शन लग रहा है ना, अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास है। एग्जाम्पल के तौर पे देखे तो बच्चों देखो, जैसे मैं ये कह सकता हूँ H2O, HF, HCl, SO2, ठीक है ना, NH3, ये सारे ऐसे मॉलिक्यूल है जिनमें किसी का भी म्यू जीरो नहीं है। ये सारे ऐसे मॉलिक्यूल है जिनमें से किसी का भी म्यू जीरो नहीं है। ठीक है, फिर देखो बच्चों, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, या इसी को अपन बोलते हैं डेबाई फोर्स। ठीक है, अब देखो बच्चों, नाम ध्यान से सुनना, पहले दोनों ही डाइपोल थे, ध्यान दो, डाइपोल डाइपोल। अब एक लिखा डाइपोल, एक में इंड्यूस करना है, इसका मतलब उसमें पहले डाइपोल नहीं था, आप इंड्यूस कर रहे हो। बोलो, नाम से कुछ समझ में आ रहा है? तो जब आप इंड्यूस कर रहे हो, इसका मतलब पहले डाइपोल नहीं था, इसका मतलब वो पहले पोलर था या नॉन पोलर था? इसका मतलब बताओ, वो पहले पोलर था या नॉन पोलर था? नॉन पोलर था। ऐसा समझो ना, ये दोनों ही बिगड़े हुए हैं, ये भी बिगड़ा हुआ, ये भी बिगड़ा हुआ। इसमें एक बिगड़ा हुआ है, एक अभी सुधरा हुआ है, लेकिन जो बिगड़ा हुआ है वो सुधरे वाले को बिगाड़ देगा, बिगाड़ देगा ना, अपने साथ रख के उसको बिगाड़ देगा। तो यहां देखो बच्चों, ये किसके बीच में लगेगा? ये किसके बीच में लगेगा? देखिए, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, पोलर एंड नॉन पोलर। तो समझे बच्चों आप इसको ढंग से? देखिए, देखो सपोज मेरे पास एक तो ये मॉलिक्यूल है बच्चों, प्लस और माइनस, ठीक है, क्या ये ऑलरेडी डाइपोल है बच्चों? क्या ये ऑलरेडी डाइपोल है? इसका तो म्यू जीरो नहीं है, नहीं है ना। मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ, जैसे बच्चों वाटर होता है ना आपका, वाटर का मॉलिक्यूल H2O, तो वाटर में आप ऐसे दिखाते हो क्या, प्लस और माइनस? बच्चों बताओ, वाटर के मॉलिक्यूल में प्लस माइनस होता है क्या? होता है बच्चों। अब देखो, मान लीजिए इसके कांटेक्ट में कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल आया, ये मान लीजिए नॉन पोलर, नॉन पोलर का मतलब एकदम सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा। ये देखो, ये मेरे पास, ठीक है ना। तो ये देखो बच्चों, ये डाइपोल है, ये मेरे पास नॉन पोलर है, इसका म्यू जीरो है, ठीक है, इसका म्यू जीरो है,
ठीक है बच्चों, मान लो ये मेरे पास O2 का मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल O2 का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। अब ये बताओ बच्चों, इसका पॉजिटिव चार्ज क्या इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है क्या? डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है क्या? देखो करेगा। करने से क्या होगा देखो बच्चों सुनो, ये तो डाइपोल था ही, हाँ, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सारे इधर शिफ्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होती, देखो इधर नेगेटिव और इधर आपका वो जो पॉजिटिव है वो ऐड नहीं है। बच्चों समझ में आया, बच्चों समझ में आया। ये डाइपोल ये क्या है, इसमें इंड्यूस कर रहे हो आप, ठीक है ना। तो ये पोलर है, ये नॉन पोलर है। दिमाग भार्गव, ये फर्स्ट केस कैसे बन गया, उसमें तो दोनों ही पोलर है ना यार, क्या कर रहा है बता दूं, एक पोलर ये एक नॉन पोलर है। तो वो तो बाद में बनेगा ही बनेगा। हाँ भैया, हो गया। तो बच्चों एक बात बताओ, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि H2O प्लस हीलियम, H2O प्लस मीथेन, H2O प्लस CCl4, H2O प्लस ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ध्यान दो बच्चों, देखो ये वाटर है और ये सारे के सारे नॉन पोलर है। अगर आपसे कोई पूछे बच्चों बताओ इनर्ट गैस की वाटर में सॉल्युबिलिटी एक्सप्लेन करनी है, इनर्ट गैस की वाटर में सॉल्युबिलिटी एक्सप्लेन करनी है, तो कौन सा फोर्स होगा बच्चों उनके बीच में अप्लाई, कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ, ये वाला फोर्स हुआ, डेबाई फोर्स, डेबाई फोर्स हुआ ना, डेबाई फोर्स हुआ बच्चों। ये बच्चों समझ में आया, ये बच्चों समझ में आया क्या? आगे चलें बच्चों, देखो बेटा दोनों पोलर, एक पोलर एक नॉन पोलर, अब जो आएगा बच्चों बताओ कौन सा आएगा, अब जो आएगा वो कौन सा आएगा, दोनों पोलर हो गए, एक पोलर एक नॉन पोलर हो गए, अब दोनों ही नॉन पोलर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट थर्ड पे चलते हैं बच्चों अपन, देखिए इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, है ना, अट्रैक्शन, इसी को बोलते हैं बच्चों लंदन फोर्स, इसी को बोलते हैं बच्चों डिस्पर्जन फोर्स, ठीक है ना, डिस्पर्जन फोर्स, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, ये किसके बीच में लगेगा, बिटवीन टू नॉन पोलर एटम्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स, दो नॉन पोलर एटम या मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सुनो, अब देखिए बच्चों ध्यान से समझना, देखो मेरे पास मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है, दोनों ही देखो बच्चों नॉन पोलर है, इसका भी म्यू जीरो, इसका भी म्यू जीरो, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर,
अब देखो बच्चों, आपको पता होगा बच्चों, जैसे ही दो पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक दूसरे से अफेक्ट होते हैं कि नहीं होते? आप किसी बंदे के कांटेक्ट में आते हो तो उसका इफेक्ट आप पे, आपका इफेक्ट उस पर पड़ता ही है ना, होता ही है ना बच्चों। आप किन लोगों के साथ में बैठ रहे हो उसका इफेक्ट हम लोगों पे पक्का आता है। तो अब देखो बच्चों क्या होगा, जैसे ही दोनों पार्टिकल एक दूसरे के पास पास आए, होगा क्या? देखो बच्चों, इसकी न्यूक्लियस क्या करेगी, इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, करेगी क्या? करेगी। तो उल्टा बताओ क्या होगा, न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉनों को खींच रही है, तो ये क्या करेगा, इसकी न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने लग जाएगी। क्या है, जैसे कहा, जैसा ऐसा हो सकता है बच्चों, हो सकता है ना, हो सकता है। अब देखो बच्चों सुनो, जैसे ही ये इस तरह से होगा तो अब देखो बेटा क्या होगा, ये डायपोल बन जाएगी, प्लस और माइनस, ये इधर माइनस और प्लस बन गया नहीं बन गया? देखो बच्चों, पहले दोनों डायपोल नहीं थे लेकिन अब डायपोल बन गई। आप सोचो बच्चों, अगर ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं होता तो क्या आप किसी भी नॉन पोलर गैस को लिक्विफाइड कर पाते? अगर ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या आप किसी भी नॉन पोलर गैस को लिक्विफाइड कर पाते? अभी आपने देखा होगा बच्चों, कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन को लिक्विफाइड लिक्विफाइड ऑक्सीजन के टैंकर आते थे क्या? लिक्विफाइड ऑक्सीजन के टैंकर आते थे, याद है क्या? वो लिक्विफाइड कैसे की जाती होगी, वो इसी फोर्स के कारण की जाती होगी ना। और उनमें ये तो फोर्स लगा होगा ना, ठीक है। तो अब देखो बच्चों सुनो, जैसे सपोज अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों, मेरे पास देखो ये नाइट्रोजन के दो मॉलिक्यूल, ठीक है, मेरे पास ऑक्सीजन के ये दो मॉलिक्यूल है, मेरे पास मीथेन के ये दो मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में जो ये फोर्स लगता है, बताओ कौन सा फोर्स लगेगा? दोनों नॉन पोलर, दोनों नॉन पोलर, दोनों नॉन पोलर, तो कंफर्म है कौन सा फोर्स लगेगा? लंदन फोर्स, लंदन फोर्स लगेगा बच्चों। आ गया समझ में, आ गया समझ में? ठीक है भैया। लंदन में मिला नहीं था, लंदन साइंटिस्ट का नेम है बेटा, लंदन साइंटिस्ट का नेम है, इसके लिए इसका नाम लंदन पड़ा हुआ है। देखो बच्चों, लिखिए लंदन फोर्स, लंदन फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल, लंदन फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द, for the liquefaction of, for the liquefaction of non-polar gases, non-polar gases or inert gases, non-polar gases or inert gases। आगे लिखिए, आगे लिखो, एक नोट लगाए बाद लिखो। लिखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, molecular solids are formed by, molecular solids are formed by London force, London force, molecular solids are formed by London force। या आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है बच्चों, बताओ। कौन सा होता है?
लंदन फोर्स, ठीक है ना, लंदन फोर्स। एक बात बताओ बच्चों, आप लोगों ने एक नाम सुना है बच्चों, ड्राई आइस नाम सुना है? ड्राई आइस नाम सुना है? सुना होगा ना, ड्राई आइस, सॉलिड CO2। तो ये क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि सॉलिड CO2 में कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है बच्चों, बताओ। सॉलिड CO2 में कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है? लंदन फोर्स होता है। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, एक एक बात देखो बच्चों, एक होते हैं कोवलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड, है ना। देखो जैसे डायमंड है, डायमंड को आप जानते हो इस तरह से, है ना, पढ़ा था अपन लोगों ने। डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये आपको पता होगा, नेटवर्क बनता पूरा लंबा चौड़ा, कार्बन से कार्बन अटैच होते जाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं बच्चों? बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग, इनके इनको अपन बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं बच्चों? इनको अपन बोलते हैं कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड, क्या बोलते हैं? ये भी लिख लीजिए। लिखिए, आगे एक पॉइंट और लिख लीजिए। डायमंड एंड ग्रेफाइट लाइक solids, diamond and graphite like solids are the example of diamond and graphite are the example of covalent oblique network solid, covalent oblique network solid। नेटवर्क बनता है ना बच्चों, नेटवर्क का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग होता है ना, वो कहता है साहब आप अपने नीचे 4 मेंबर बनाओ, आपको ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा। तो हर कार्बन से आगे 4 कार्बन अटैच होते जाते हैं ना। हो गया भैया? हो गया? हाँ बेटा, S8 भी, S8 में तो क्या होगा, S8 तो मोलिकुलर सॉलिड होगा ना, नेटवर्क थोड़ी ना है। S8 में तो कितना नेटवर्क बन रहा है, 8 ही तो एटम्स है। S8 में तो आपस, बेटा 8 एटम से तो किसको पॉलीमर बोल सकते हैं अपन? कार्बन में तो देखो कितने सारे एटम्स होते हैं, मिलियंस ऑफ एटम्स कंबाइंड होते हैं तब जाके होता है। S8 में तो सिर्फ 8 एटम्स हैं। दो S8 के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? दो S8 के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? लंदन फोर्स ही तो लगेगा ना। हाँ भैया। अब लिखो बच्चों, अब आप हेडिंग डालो, नॉन वंडरवॉल इंटरेक्शन, नॉन वंडरवॉल इंटरेक्शन। ये तो वंडरवॉल था, अब आप हेडिंग डालो, नॉन वंडरवॉल इंटरेक्शन। नॉन वंडरवॉल इंटरेक्शन, हेडिंग डालो, लिखिए। लिखिए बच्चों, व्हेन डाइपोल इंटरेक्ट्स विद, व्हेन डाइपोल इंटरेक्ट्स with with an ion, with an ion, with an ion, then it is known as, then it is known as then it is known as non van der Waal interaction, non van der Waal interaction। आगे लिखो बच्चों, it is of two types, it is of two types।
इट इज ऑफ टू टाइप्स। तो सबसे पहला लिखो नंबर 1, देखो बच्चों, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। आयन डाइपोल अट्रैक्शन, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। देखिए, देखो नाम से कुछ समझ में आ रहा है क्या? नाम से कुछ समझ में आ रहा है? आयन डाइपोल, एक आयन है और एक पोलर है। देखो, आयन प्लस पोलर मॉलिक्यूल, आयन प्लस पोलर मॉलिक्यूल। जैसे देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे एग्जांपल की बात करूं, Na प्लस वाटर, क्लोराइड आयन प्लस वाटर, है ना, Na प्लस लिक्विड अमोनिया, है क्या बच्चों? तो इसमें देखो, जैसे ये सोडियम है बच्चों, क्या बच्चों वाटर में ऐसा होता है क्या? H प्लस एंड OH माइनस, क्या मैं इसको ऐसा दिखा सकता हूँ? प्लस माइनस, प्लस वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, प्लस वाला जो पार्ट है वो माइनस ऐसे सराउंड करेगा। बोलो, सही है क्या? और अगर ये माइनस वाला पार्ट है, आया बच्चों समझ में? आ गया समझ में बच्चों? हो गया बेटा? ठीक है, चलिए बच्चों बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो बच्चों, ये आयन डाइपोल था, आयन डाइपोल था। अब आप हेडिंग डालो सेकंड। ये तो आयन डाइपोल था। अब बच्चों बताओ क्या होगा? हेडिंग डालो बच्चों नेक्स्ट, सेकंड, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। सेकंड लिखो, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। इसमें लिखो, लिखो बिटवीन, बिटवीन, बिटवीन आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, between ion and non-polar molecule। देखो बच्चों, एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। देखिए, ये मेरे पास लिथियम प्लस आयन है और ये मेरे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल, ठीक है, Li प्लस एंड ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। अब देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ ये मिल जाएगा आपको नेगेटिव, ये मान लो बनेगा पॉजिटिव। इनके बीच में देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, जो अट्रैक्शन लगेगा
वो आयन इंड्यूस डाइपोल। एग्जैक्टली हुआ क्या, ये जो Li प्लस आयन है ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहा होगा। इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ये करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। देखो बच्चों क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस में बन गया क्या? हो गया बच्चों? अरे बेटा डेल्टा ही होगा ना, कंप्लीट चार्ज तो कैसे बता सकते हैं अपन, कंप्लीट चार्ज तो थोड़ी ना आता है। कंप्लीट चार्ज तो आ ही नहीं सकता। दूसरे को पॉजिटिव क्यों लिया? देखो बेटा होता क्या है कि जैसे सपोज मान लो, ऐसे समझो, मान लो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ऐसे समझना बच्चों। ये बीच में दो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन बीच में है, ठीक है। अभी तो बीच में है तो ये तो नॉन पोलर है। अब मान लो ऐसे हो जाए बच्चों, देखो सुनो, कि ये इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम के लिए इधर आ गए, मान लीजिए कुछ, ये इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम के लिए इधर आ गए, तो बताओ इस पार्ट पर कितना चार्ज हो गया? +1 -2, ये हुआ क्या? दो इलेक्ट्रॉन है और इस पे कितना हो गया? +1, तो ये -1 ये +1 हो गया। लाइकवाइज अगर मैं ऐसा बोलूं कि मान लीजिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन उधर चले गए, इधर हो गया +1, इधर क्या हो गया? -1, क्योंकि ये तो मूव करते रहते हैं ना, रिवॉल्विंग स्टेट में होते हैं, तो ये किधर भी जा सकते हैं बच्चों। आगे समझ में? हो गया? आ गया बच्चों? चलिए अब देखो बच्चों सुनो, अब अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए बच्चों, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की बात करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की बात करें ना बच्चों, देखो सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मतलब समझते हो क्या? तो मैं आयन आयन अट्रैक्शन बोल सकता हूं क्या? बोलो बच्चों, आयनिक बॉन्ड को मैं आयन आयन अट्रैक्शन बोल सकता हूं क्या? जैसे Na+ और Cl- दोनों आयन ही थे, अरे NaCl में है ना। फिर देखो बच्चों, फिर मैं कह रहा हूं कि आयन डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। फिर आपका कीजम फोर्स, कीजम याद है क्या? डाइपोल डाइपोल, कीजम किसको बोला था हमने? डाइपोल डाइपोल। फिर देखो आयन इंड्यूस डाइपोल, फिर आपका डेबाई फोर्स, एंड सबसे लास्ट में लंदन फोर्स। सबसे लास्ट में कौन सा फोर्स है? लंदन फोर्स है, ठीक है। ये बच्चों आप देखो तो ये इनकी सबसे जो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो मैंने बता दी। आयनिक बॉन्ड, आयन डाइपोल, किस्म यानी डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और ये इंस्टेंट डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, यही है क्या? अब देखो बच्चों, फोर्स की कैसे इस पर डिपेंडेंसी होती है। फोर्स यहाँ ऐसे डिपेंड करता है, ठीक है, फिर यहाँ ये इस तरह से डिपेंड करता है, यहाँ ये इस तरह से डिपेंड करता है, ठीक है ना, ठीक है। फिर ये यहाँ पर इस तरह से डिपेंड करता है,
और इन दोनों में बच्चों एक ही चीज आती है, यानी ना आपकी आर की पावर 6 पे डिपेंड नहीं करता, ये आपका इस तरह से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, ठीक है ना। अच्छा बच्चों एक बात हो बच्चों, ये तो फोर्स है, अगर मैं एनर्जी बोलूं तो ये बच्चों ये जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेई मेंस में पूछा जा चुका है। अगर मैं आपसे एनर्जी पूछूं तो क्या होगा, ये इस तरह से चलेगा। अब ये एनर्जी वाला मामला ऐसे कैसे चल गया बच्चों, बता सकते हो आप? आपको पता है क्या बच्चों, एनर्जी क्या होती है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ऐसा बोल सकता हूँ क्या, बोल सकता हूँ क्या, बोल सकता हूँ? ये बच्चों मैंने क्यों बताया, एक मिनट रुको मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों ये एनसीईआरटी है आपकी, ये क्लास 6 की है, क्या क्लास 11 की एनसीईआरटी है। क्लास 11 की एनसीईआरटी में जब आप चैप्टर जाओगे स्टेट ऑफ मैटर पे, स्टेट ऑफ मैटर में देखो बच्चों आपको दिख रहा होगा, जैसे यहाँ दिख रहा है बच्चों, ये मेरी जहाँ जहाँ मैं आपको देखो बच्चों पॉइंट आउट कर रहा हूँ, दिख रहा है 1/R6, ये देखो बच्चों एकदम ढंग से देखो दिख रहा है। फिर देखो यहाँ पे भी नहीं होगा, ये देखो ये दिख रहा है, ये बच्चों एनसीईआरटी में दिया हुआ देखो, ये एनसीईआरटी में दिया है तो बच्चों ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि देखो एनसीईआरटी में जो दिया वो तो चीज आती आती है एग्जाम में, जो चीज एनसीईआरटी में गिवन है वो तो एग्जाम में आती है बच्चों, समझ रहे हो क्या मेरी बात? अरे बेटा ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपका चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर, देखो ये देखो बच्चों स्टेट ऑफ मैटर, और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी इंटरमोलिकुलर फोर्स, आज हेडिंग क्या डाली थी अपन लोगों ने, स्टार्ट हमने क्या कहां से किया था, स्टार्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स से किया था क्या, आईएमएफ। ये देखो बच्चों ये स्टेट ऑफ मैटर में अगला देखो बच्चों दिख रहा है लिखा हुआ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये देखो वंडरवॉल फोर्सेस, ये दिख रहा है क्या, ये देखो बच्चों ये जो अपन ने अभी डाइपोल और बनाई थी ये देखिए, ये चीजें बच्चों आपकी कौन से चैप्टर में है, स्टेट ऑफ मैटर में। यहाँ देखो बच्चों ये देखो ये डायग्राम देखो बना रखे है ना, है ना, मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पढ़ो वहां पढ़ो, बात तो एक ही है, अपने को 11th का कवर करना था, ठीक है। चलिए ये लिख लिया बच्चों आप लोगों ने सारा, ये सारा आप लोगों ने लिख लिया। अब बच्चों एक काम करो, आप बताओ बच्चों, इनर्ट गैसेस के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो सबसे मिनिमम होते हैं, बताओ क्यों? इनर्ट गैसेस के बॉइलिंग पॉइंट नेचर में सबसे मिनिमम होते हैं, ऐसा क्यों? बताओ बच्चों ऐसा क्यों? आपको पता होगा बच्चों इनर्ट गैसेस के एटम्स या मॉलिक्यूल के बीच में लंदन फोर्स मिलता है, लंदन फोर्स, और लंदन फोर्स आपको पता होगा इस दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। तो लिखिए बच्चों लिखिए लिखिए इनर्ट गैसेस है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट because because in inert gases, because in inert gases
type of intermolecular force, type of intermolecular force is a London force, is a London force. London force, which is weakest force of nature, which is weakest force of nature है बच्चों। जो नेचर का सबसे वीक फोर्स होता है ना, चलो अब मैं आप लोगों से कुछ पूछता हूँ, आप बताओ मुझे कि इसके बीच में कौन कौन से फोर्स लगते हैं, आप बताइए। बताओ बच्चों। आपको मुझे बताना है कि इनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, ये आप बताएंगे मुझे। ये बच्चों मैंने लिख रखा आपके सामने, इसमें हमें टाइप ऑफ फोर्स फाइंड आउट करने हैं बच्चों, तो आप इनको नोट कर लीजिए, फिर अपन फटाफट करते हैं। देखिए बच्चों सुनिए, सबसे पहले देखो बच्चों, ये आयन है, अमोनिया आपको पता होगा पोलर होता है ना, अमोनिया पोलर होता है ना, तो ये तो क्या होगा, आयन डाइपोल होगा। ये देखो बच्चों, ये आयन I2 नॉन पोलर है, I2 नॉन पोलर होता है, तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल होगा। अब बताओ देखो, ये आयन वाटर तो पोलर होता है, ये सब जानते हो आप, वाटर तो पोलर है ही, ये भी आयन डाइपोल है। ये बताओ बच्चों, देखो ये वाटर है तो ये डाइपोल है, और ये नॉन पोलर है तो ये क्या होगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ऐसे बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, क्योंकि नॉन पोलर है, ये भी वही हो गया, हो गया क्या बच्चों। अब बेटा ये बताओ, चलो नियोन नियोन, नियोन नियोन बताओ, लंदन फोर्स, ये भी वही लंदन। अच्छा बच्चों बताओ, वाटर एंड बेंजीन के बीच में बात करें, वाटर, देखो वाटर पोलर है और ये नॉन पोलर है ना, वाटर पोलर है, ये नॉन पोलर है, मतलब डाइपोल इंड्यूस डाइपोल हो गया, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखो ये आयन है और ये मिथेनॉल है, मिथेनॉल भी वाटर की तरह पोलर ही होता है, मिथेनॉल भी पोलर है ना, उसी पे लोन पे है, देखो ये क्या होगा, ये होगा आयन डाइपोल, आयन डाइपोल। ये देखो ये भी क्या होगा, आयन डाइपोल, आयन डाइपोल।
अब देखो बच्चों, मैंने आपको एग्जाम्पल तो दे दिए, अरे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल तो दे दिए, समझ में आए कि नहीं आए? हाँ भैया, तो बच्चों ये मैंने आपको पढ़ाया वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स। अब आप हेडिंग डालो बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड। नाउ पुट द हेडिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो बच्चों ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, कैसे है, मैं आपको जरा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो बेटा सुन, तो देखिए मैं ऐसा कहता हूं कि मेरे पास ये कोई एक मॉलिक्यूल है बच्चों, HX। ये जो X है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मतलब इसकी एन काफी ज्यादा है, मोर देन 3 इसकी एन, ठीक है ना, इसकी एन काफी ज्यादा है, मोर देन 3 है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों अगर इसकी एन मोर देन 3 है ना, मैं ऐसा कह देता हूँ एन मोर देन 3 मान लो, तो बताओ बच्चों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को कौन अपनी तरफ खींच कर रखेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को कौन अपनी तरफ खींच के रखेगा, एक्स खींच के रखेगा। तो एक्स पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया आप लोगों को? आया बच्चों? तो मेरे पास एक ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल अगर मान लीजिए मैं ऐसा लेता हूं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ बच्चों कि ये हाइड्रोजन जो है वो प्लस वाला तो इस माइनस से अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? ये हाइड्रोजन प्लस वाला इस माइनस से अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इनके बीच में इस तरह का एक अट्रैक्शन लगने लग जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगने लग गया। यानी ये हाइड्रोजन इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है क्या? ये हाइड्रोजन इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है क्या? कर रहा है क्या? समझ में आया बच्चों? समझ में आया? तो अब देखो बच्चों एक तरह से ये क्या है कि बात समझ में आई कि जब हाइड्रोजन दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, जब हाइड्रोजन दो मोर इलेक्ट्रॉन, अब ये सिमिलर भी हो सकते हैं बच्चों और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। कैसे? जैसे सपोज मैं ये कहता हूं कि मेरे पास ये देखो बच्चों, इसको मैं ऐसे समझाऊं कि मान लीजिए मेरे पास ये भी हो सकता है। जब हाइड्रोजन दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में ब्रिज का काम करता है ना, ब्रिज का काम, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? तो अपन बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों। तो लिखो बेटा, लिखिए when hydrogen is attached with a more electronegative element, more electronegative element, then it can act, then it can act as a bridge, as a bridge between two more electronegative, between two more electronegative
atoms between two more electronegative atoms. This type of intermolecular attraction, is known as hydrogen bonding. Is known as hydrogen bonding. Is known as hydrogen bonding. ठीक है। अब लिखो बच्चों, सुनो, लिखो बेटा, लिखिए हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय by active hydrogen containing compounds. Hydrogen bond is formed by active hydrogen containing compounds. Active hydrogen containing compounds. Active hydrogen containing compounds. अब देखो बच्चों, ये एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है, लिखो। एक्टिव हाइड्रोजन, देखिए आपके बच्चों हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन किसी ऐसे एटम से अटैच हो जिसकी EN 3 या मोर देन 3 है। हाइड्रोजन किसी ऐसे एटम से अटैच हो जिसकी EN 3 या मोर देन 3 है, तो उसको अपन एक्टिव हाइड्रोजन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तो अपन एक्टिव हाइड्रोजन बोल सकते हैं। हाइड्रोजन जब किसी ऐसे एटम से अटैच हो जिसकी EN 3 या मोर देन 3 हो, तो उसको अपन एक्टिव हाइड्रोजन बोल सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है। तो अब देखो बच्चों, ये X क्या क्या हो सकता है यहाँ पर? देखो फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और क्या हो सकता है? और हो सकता है बच्चों, देखो आपका sp कार्बन। sp कार्बन की EN याद है क्या? sp कार्बन की EN याद है क्या? 3.25 बताई थी मैंने आप लोगों को, याद है? फिर अगर इनसे अटैच हो, देखो CF3 या आपका CCl3, CF3 या CCl3, इनसे अटैच हाइड्रोजन भी क्या होगी? एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि कार्बन के साथ 3 फ्लोरीन जुड़ी हुई है, तो कार्बन की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पता है क्या? अरे कार्बन पर 3 फ्लोरीन है, फ्लोरीन इटसेल्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव को खींच के इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा देगा। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, समझ में आया? समझ में आया? अब देखो बेटा, एक काम करो, देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल तभी होगा, ध्यान देना। देखो सपोज जैसे मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास ही कुछ इस तरह से है ना, ये X और ये H, इसकी EN मान लीजिए आपकी मोर देन 3 है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बन गया बच्चों। ठीक है ना? अब देखो बेटा सुनो, क्या ये Y है मान लीजिए, ठीक है ना? तो ये Y क्या करेगा? Y मान लीजिए इधर या जो भी है, आप इसको चाहो तो X लिख लो, ये तो इस X पर कम से कम एक आपका क्या होना चाहिए बच्चों?
कम से कम एक लोन पेयर होना भी चाहिए, ठीक है ना, कम से कम एक लोन पेयर भी होना चाहिए। तो होता क्या, देखो बेटा सुनो, कि यहां पर देखो बच्चों, इसमें एक चीज समझना, हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर मैं बोलूं ना, तो देखो बेटा, क्या पहले बताओ, ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है क्या? क्या हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है क्या? देखो है, ये डाइपोल, ये डाइपोल। और आपका क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ एक तरह से ये पार्शियल डोनेशन ऑफ लोन पेयर भी है, पार्शियल डोनेशन ऑफ लोन पेयर भी है। लोन पेयर डोनेट करेगा तभी तो इसको कुछ मिलेगा ना, अरे लोन पेयर डोनेट करेगा तभी तो इसको कुछ मिलेगा ना। समझ पा रहे हो मेरी बात? बोलो, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? देखो एक चीज समझाता हूँ आप लोगों को, मेरी बात को सुनना ढंग से। ठीक है बच्चों, जैसे सपोज मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है ना, और एक ये है मेरे पास। ठीक है बच्चों, ये आपका sp कार्बन है, इसकी n 3.25 है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। क्या इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है क्या? क्या इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है? अच्छा, एक मैंने ये एग्जांपल लिया, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है क्या? सेकंड वन में देखो बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों पॉसिबल नहीं है? देखो बच्चों, इस कार्बन पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, इस कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन यहाँ देखो बच्चों क्या है, यहाँ ये लोन पेयर है बच्चों, यहाँ ये लोन पेयर है। तो लोन पेयर होने के कारण अपन क्या कह सकते हैं, लोन पेयर होने के कारण अपन क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अरे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया क्या? समझ में आई क्या बात? अरे बात समझ में आई क्या, बोलो। लिखो बच्चों, लिखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिज्ञासा, मैंने क्या बोला, ये sp है लेकिन इस कार्बन पर लोन पेयर है क्या? अरे ये इसको इलेक्ट्रॉन, एक्टिव हाइड्रोजन के साथ साथ मैंने क्या बोला था, जो इसको इलेक्ट्रॉन दे इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन है क्या? जिज्ञासा, इस कार्बन पर कोई लोन पेयर है? हाँ वे लिखिए, लिखिए हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, is an example of dipole dipole interaction, dipole dipole interaction along with, along with partial donation of, along with partial donation of lone pair, lone pair, lone pair to active hydrogen, lone pair to active hydrogen, ठीक है, लोन पेयर टू एक्टिव हाइड्रोजन। चलो, तो बाकी करेंगे बच्चों अपन कल, कल अपन हाइड्रोजन बॉन्ड कंप्लीट कर लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद अपना बचेगा बच्चों आयोनिक बॉन्ड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है ना, एंड मेटेलिक बॉन्ड। इस चैप्टर को बेटा बहुत ढंग से कर लीजिएगा, है ना, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस संडे पेपर है ना, बोला था ना कल आर्यन बिश्नोई, इवनिंग के टाइम में आपका पेपर होगा।